हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये टॉपिक भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने पहले ही पढ़ा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारा इकोनॉमिक सिस्टम आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती है हमारी। ठीक है, तो ये सारा एनवायरनमेंट हमारे प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट करता है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जो डीपली स्टडी करते हैं उसमें 5 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इसमें हम डिस्कस करेंगे, एंड इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मीनिंग हमने गिवन किया हुआ है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू दोज इकोनॉमिक फैक्टर विच हैव इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस, यानी वो इकोनॉमिक फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करता है वो आपका कौन सा एनवायरनमेंट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्किंग ऑफ बिजनेस का हमारा यहाँ क्या मतलब है कि बिजनेस की वर्किंग कंडीशन पर इफेक्ट डालता है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब हमारा क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन का हमारा यहाँ मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे सबसे पहले मान लीजिए इनकम हो गई, आपका पर कैपिटल इनकम हो गई, परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक हो गई, यानी बिजनेस पर इफेक्ट डालती है, इनकम जरूर इफेक्ट डालती है। कि किसी भी देश में मान ली कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी इनकम क्या है, उनकी इनकम ज़्यादा है, हाँ कम है, हाई लेवल है, लो लेवल है, तो ये तो बिज़नेस पर इफेक्ट डालेगी। फिर वहाँ की पर कैपिटल इनकम भी हमारे उस पर बिज़नेस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, पर कैपिटल इनकम का मतलब क्या होता है कि जो एनुअल इनकम होती है, टोटल इनकम होती है, यानी एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक कंट्री में पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय इतनी है। ठीक है, फिर है परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक। परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक का मतलब उस कंट्री के लोग कितना मतलब परचेज करना चाहते हैं, यानी उनकी परचेजिंग पावर कितना कितना वो खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अलग अलग कंट्री का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। अगर हम बाहर की कंट्री की बात करें, यूएसए वगैरह की, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, जबकि जो इंडिया के लोग हैं वो सेविंग को प्रेफर करते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कम खर्च करते हैं। तो ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे हो गई इकोनॉमिक कंडीशन। सेकंड हो गई हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिजिकल पॉलिसी हो गई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गई, अलग अलग पॉलिसी जिसका हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब मनी सप्लाई से रिलेटेड हो गया, और मनी सप्लाई तो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगी कि मान लीजिए हमारे पास कितनी मनी है, और मान लीजिए कितनी मनी है जिसका हम यूज़ कर सके, प्रोडक्शन में आगे यूज़ कर सके, तो वो हमारे बिजनेस पर अफेक्ट डालती है। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम तो बिजनेस पर इफेक्ट डालेगा। इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप का होता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी। देखिए कैपिटलिज्म का मतलब वो होता है जहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। ठीक है, वो आपका कौन सा होगा? कैपिटलिज्म। सोशलिज्म वो होगा जहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, और मिक्स इकोनॉमी वो होगी जहाँ दोनों का इंटरफेयर होता है। तो ये आपका इकोनॉमिक सिस्टम है। तो कोई भी बिजनेस सेटअप करने से पहले हम ये भी चेकआउट करेंगे कि उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कि वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है या नहीं। गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आ गया? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी हमारे बिजनेस पर अफेक्ट डालता है। ये उसी पॉइंट्स को हम आगे क्लियर कर रहे हैं, जिसे हमने इंटरनल फैक्टर पढ़े थे, फिर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो वो हमारे बिजनेस पर किस तरह इफेक्ट डाल रहे थे। तो इंटरनल में हमने इकोनॉमिक पढ़ा था, अब हम इकोनॉमिक को आगे डिटेल से पढ़ रहे हैं। सेकंड आएंगे आपकी स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल का मतलब बिजनेस साइकिल की क्या स्टेजेस हैं वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, यानी बिजनेस कौन से स्टेज में चल रहा है तो इसका भी हमारे बिजनेस पर अफेक्ट पड़ता है। तो देखिए स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा है स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। देखिए स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में उन्होंने क्या दिया हुआ है? प्रॉस्पेरिटी दी हुई है, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, कोई भी बिजनेस होता है स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट होता है वो प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन में होता है। ठीक है, उसके बाद बूम की कंडीशन आती है, बूम का मतलब तेज़ी हो जाती है। ठीक है, फिर डिक्लाइन की कंडीशन आती है, सारा आपने पढ़ा हुआ होगा स्टेजेस। देन डिप्रेशन आ जाता है, देन रिकवरी हो जाती है। इट मीन सिंपल वे हम ये भी कह सकते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में तो क्या होगा? इंक्रीज होगा,
ठीक है, एकदम से उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, सेल्स भी इंक्रीज़ होगी। एक लेवल पर आकर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डाउन होने लग जाएगा, फिर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, देन फिर रिकवर कर जाता है। तो ये स्टेजेस हैं हमारी बिजनेस साइकिल की। जैसे यहाँ इन्होंने दिया हो कि बूम की कंडीशन है, बिजनेस में तेज़ी है, इसमें डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है। इसके अपोजिट अगर हम चलते हैं, डिप्रेशन की कंडीशन है, ठीक है, मंदी की कंडीशन है, तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो रही है और हमारी क्या डिक्रीज़ हो रही है, सेल्स भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये भी हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती है। जिस तरह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपके बिज़नेस को अफेक्ट कर रहा है, इस तरह स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल भी आपके बिज़नेस को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट, जैसे उसी पॉइंट्स में हमने जैसे यहाँ पढ़ा था पहले, फर्स्ट तो हमारा क्या था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमी, सेकंड क्या था, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए थर्ड हम पढ़ते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप बुक से पढ़कर देखना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता ही है कि फॉरेन, कोई भी फॉरेनर है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर कोई भी फॉरेनर है, अगर वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, कोई बिजनेस सेटअप कर रहा है, इट मीन्स रिस्क वो खुद बियर करेगा और वो इन्वेस्टर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वही क्या करेगा, रिस्क बियर करेगा। तो वही क्या होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाकी थोड़ा सा आप बुक से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस करते हैं तो उसमें काफ़ी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन हमें फ़ॉरेन की जो फ़ॉरेन कंट्री है उनके साथ अगर हम बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। कोई पेमेंट से रिलेटेड हेल्प करता है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हेल्प करता है, तो काफ़ी तरह की हेल्प होती है। तो इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं IMF, जो कि आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो डेवलपमेंट किया गया था 27 दिसंबर 1945 में USA में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में किया गया था, ठीक है। IMF क्या करता है, आपको मॉनेटरी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए जब हम अदर कंट्री में बिजनेस करते हैं तो पेमेंट से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमें प्रोवाइड करता है। इसमें 2 टाइप के मेंबर आते हैं, एक आते हैं ओरिजिनल मेंबर, एक आते हैं ऑर्डिनरी मेंबर। 2 टाइप के मेंबर आते हैं। तो ओरिजिनल मेंबर और ऑर्डिनरी मेंबर में क्या डिफरेंस होगा आपका, ओरिजिनल मेंबर वो होंगे जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, यानी सिंपल वे में कह सकते हैं जो 45 से पहले के मेंबर हैं वो आपके कौन से होंगे, ओरिजिनल। और ऑर्डिनरी कौन होंगे, आफ्टर 45, जो 45 के बाद हमारे मेंबर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है 1945 में 44 मेंबर थे और करंट मेंबर आपके कितने हैं, 189, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है वही पॉइंट। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, IMF। और आगे देखते हैं आपके पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर है 4th पॉइंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में। फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ लिया, IMF। अब आगे वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे, अंगटर्न, WTO। ये यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ाए जाएंगे, बाकी इनके पूरे पूरे कंप्लीट चैप्टर है। इनको चाहो तो आप अभी तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है डीपली स्टडी की, लेकिन बाकी आगे जब आप कभी पढ़ो तो इन टॉपिक को डीपली पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बारे में कई बार शॉर्ट नोटिस भी आ सकता है कि IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, अंगटर्न क्या होता है, WTO क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है, जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीमेंट कर रहा है। फाइनेंस किस लिए प्रोवाइड करता है, ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सकें। वर्ल्ड बैंक भी वही 1945 में ही सेटअप हुआ था। और जो कंट्री एक बार IMF का मेंबर बन जाती है ना, वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की मेंबर बन जाती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये है। देन आता है आपका WTO। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका सेटअप हुआ है जनवरी 1 1995 में। ये क्या करती है, टैरिफ रेट को डिक्रीज़ करती है, एक्सपोर्ट बैन को क्लोज करती है। इट मीन्स ये टैरिफ रेट को कम करती है, जिससे क्या हो, एक्सपोर्ट प्रमोट हो। और जिससे जो एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ है उनको ये रिस्ट्रिक्ट करती है, उनको क्लोज करती है कि एक्सपोर्ट पर बैन ना हो, हम दूसरी कंट्री में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें। इसीलिए टैरिफ रेट को भी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो ये सारा काम कौन करेगा, आपका WTO। और इसमें मेंबर होते हैं 164। देखिए आगे जब आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे नेट वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ इन टॉपिक को आपको डीपली स्टडी करना होगा, क्योंकि जो आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, अंगटर्न हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से क्वेश्चन हमेशा ही
पूछा जाता है। जैसे नेट के अलावा आप किसी और भी सब्जेक्ट की प्रिपेयर करते हैं या और भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकी डेट्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए, इनके मेंबर वगैरह भी आपको लर्न होने चाहिए और उनकी फुल फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए। देन हम पढ़ते हैं अंगटांग। अंगटांग का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो सेटअप हुआ था यूएनओ द्वारा हुआ था 1964 में और इसमें 14 कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल है। देन लास्ट आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी कंट्री होती है वो आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो उनके बीच किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, टैरिफ को लेकर हो सकता है, कोई कंसेशन को लेकर हो सकता है, यानी किसी भी टाइप का एग्रीमेंट हो सकता है। तो वो आपका क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब आपको पता ही, समझौता। तो हमारे बीच आपस में किसी भी चीज़ को लेकर क्या हो सकता है, समझौता हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट आपका आता है जीएसपी। जीएसपी का मतलब होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री होती है वो डेवलपिंग कंट्री को कंसेशन प्रोवाइड करती है। कंसेशन का मतलब अगर आप हमारी कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं तो हम आपको रिबेट देंगे, और किसी भी चीज़ में आपको रिबेट हो सकती है, डिस्काउंट हो सकता है। तो सिंपल है ये। देन सेकंड आपका आता है जीएसटीपी। सेकंड क्या आता है, जीएसटीपी। वो क्या आता है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस। इसमें जो सेम है जीएसपी की तरह ही कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेवलप कंट्री क्या होती है, वो कंसेशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्री को, लेकिन इसमें 43 कंट्री के साथ इस तरह का एग्रीमेंट होता है। इसका मेन पॉइंट्स क्या है, 43 कंट्री। देन है थर्ड काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट। काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट में आपको क्या करता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल होते हैं। आपको शो नहीं हो रहा, मतलब मैंने लिखा भी हुआ है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल होते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक कंट्री है, मान लीजिए हमारी इंडिया है और यूएसए है, तो एक है हमारी इंडिया और एक हमारी यूएसए, तो दोनों आपस से क्या करते हैं, एग्रीमेंट करती है कि जितना ये इसको इंपोर्ट करेंगे उतना ये इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या होता है आपका काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट, यानी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। किस टाइप का, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को जितना एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्री उसको उतना ही इंपोर्ट करेगी। ठीक है। देन लास्ट आपका पॉइंट आता है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप में वही है कि कुछ कंट्री आपस में ग्रुप बना लेती है, 2 कंट्री का बन गया, 3 का बन गया, तो वो आपस में बेनिफिट प्रोवाइड करती है एक दूसरे को। वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, टैरिफ से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरह का बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा टॉपिक था। तो ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।